नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी आलोचना के स्वरूप पर। हिंदी की जो गद्यात्मक एक विधा है आलोचना, जिसका आधुनिक काल में प्रारंभ हुआ, विशेष रूप से भारतेंदु युग से। इस आलोचना का क्या अभिप्राय है? आलोचना और अनुसंधान में क्या अंतर है? आलोचना और सर्जना में क्या अंतर है? आलोचना का क्या प्रयोजन है? इस विषय पर हमने अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे कि आलोचक से क्या अपेक्षाएं होती हैं, आलोचक का क्या दायित्व होता है, आलोचक आलोचना करते समय उसे किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, यह अभी हम चर्चा करेंगे। और आलोचना की उपादेयता, उसकी उपयोगिता क्या है, इस पर भी अभी हम बात करेंगे आज के इस व्याख्यान में। सबसे पहले हम देखते हैं आलोचक से अपेक्षाएं। आलोचक के क्या गुण होने चाहिए उसके व्यक्तित्व में, उसके आलोचना कर्म में? तो सबसे पहली विशेषता यह है कि उसमें सहृदयता होनी चाहिए। अगर आलोचक में सहृदयता का गुण नहीं है तो वह रचना के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। संस्कृत काव्यशास्त्र में आलोचक शब्द नहीं आता, वहां भावक शब्द आता है या सहृदय शब्द आता है। पाठक में भी सहृदयता का गुण होना आवश्यक है और आलोचक में तो विशेष रूप से। तो उसकी पहली विशेषता, पहले उससे अपेक्षा यही की जाती है कि उसमें सहृदयता होनी चाहिए। हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार आलोचक हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने समालोचना समुच्चय में आलोचक के इस गुण के विषय में बात करते हुए कहा कि कवियों के कार्यों से आनंद का यथेष्ट अनुभव वही कर सकते हैं जिनका हृदय इन्हीं के सदृश, किम बहुना इनसे भी अधिक सुसंस्कृत, कोमल और भावग्राही होता है। कि कवि में सहृदयता है तभी वे कवि रचना करने में प्रेरित हो पाया, और कवि के कार्य से, उसकी रचना से आनंद वही प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में कवि के सदृश कोमलता का भाव हो, सहृदयता का भाव हो, उसके भीतर भी भाव ग्रहण की वैसी ही समझ हो। तो इसलिए सहृदयता कवि के लिए पहली आवश्यकता मानी गई। दूसरा, आलोचक को काव्यज्ञ, भावुक, रस ग्राहक और सहृदय होना चाहिए। सहृदय तो पहले भी कहा, काव्यज्ञ मतलब उसको काव्य की समझ, काव्य के गुण दोष की पहचान, भावुक हो, संवेदनशील हो, रस ग्राहक, रस को ग्रहण करने की क्षमता हो। हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, वे रस कलश उनकी रचना है, उसकी भूमिका में स्पष्ट करते हैं कि जिसकी जैसी वासना होगी, भाव ग्रहण की जैसी शक्ति होगी, जिसमें जैसी सहृदयता होगी, रस आस्वाद का वे वैसा ही अधिकारी होगा। तो ये बात पाठक के संदर्भ में भी आती है और आलोचक के संदर्भ में भी, कि आलोचक में अगर भाव ग्रहण की शक्ति नहीं है, रस आस्वादन की सामर्थ्य नहीं है, तो वह उस रचना से पूरी तरह से रसास्वादन प्राप्त नहीं कर पाएगा, केवल छिद्रान्वेषी होकर के रह जाएगा। तो इसलिए आलोचक को काव्यज्ञ, काव्य की समझ होनी चाहिए, वे भावुक हो, रस ग्राहक हो और सहृदय हो। आलोचक का दायित्व कवि से कहीं अधिक होता है। उसे सही अर्थों में काव्य के मर्म का ज्ञान होना चाहिए। कवि कविता कर रहा है, वे स्वतंत्र है। रचनाकार, साहित्यकार, जो भी है साहित्यिक विधा, चाहे कहानी की रचना कर रहा है, उपन्यास की रचना कर रहा है, वे स्वतंत्र है। वे अपनी मौलिक प्रतिभा को, अपनी कल्पना को जितना उड़ान देना चाहे दे सकता है। पर आलोचक
का दायित्व कवि से कहीं अधिक होता है। वे अपनी कल्पना का प्रयोग, अपनी भावना का प्रयोग नहीं कर सकता। वे कवि की कल्पना और भावना का बौद्धिक विश्लेषण करता है। आलोचना को रचना के प्रामाणिक अध्ययन के उपरांत ही उसके विषय में अभिमत प्रकट करने का अधिकार आलोचक को होना चाहिए। रचना पढ़ी नहीं, पूरी तरह से उसको समझा नहीं और उसके विषय में अपना अभिमत, अपना निर्णय दे दिया, तो ये आलोचना कुत्सित आलोचना कहलाती है, निकृष्ट आलोचना कहलाती है। तो आलोचक से ये अपेक्षा की जाती है कि वे पहले रचना को पूरी तरह से संपूर्णता में अध्ययन करें, उसके विभिन्न पक्षों को जाने और तब उसके बाद अपना अभिमत प्रकट करें। बिना पढ़े या इसके किसी एक पक्ष को पढ़ करके और उस पर अपना मत प्रकट कर देता है, तो ये कवि के साथ या रचनाकार के साथ अन्याय हो जाता है। जैसे भक्तिकालीन कविता को लेकर के या रीतिकालीन कविता को लेकर के कुछ आलोचकों ने ऐसे भ्रामक मत फैला दिए जिससे पाठकों की भी एक वैसी ही सोच बन गई। तो आलोचक को रचना का प्रामाणिक अध्ययन करना चाहिए और तभी वे उसके विषय में अभिमत प्रकट करें। आलोचक में कवि के समान ही रसास्वादन तथा पाठ सर्जन की प्रतिभा और समझ होनी चाहिए, क्योंकि आलोचक भी, उसका दायित्व कवि से कम नहीं होता, कवि से कहीं अधिक होता है। आलोचक को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। वे जब भी समीक्षा करे तो तटस्थ भाव से, निसंग भाव से। लेखक की अनपेक्षित स्तुति या अमूलक निंदा दोनों ही अशोभनीय है। ना तो उसे अब किसी रचनाकार की इतनी अधिक प्रशंसा करता चला जाए कि उसे दोष ही नहीं दिखाई दे रहे, या वे संपूर्ण रचना को दोषों से ही युक्त बना दे। रचनाकार की रचना का जब वे मूल्यांकन करे तो आलोचक से ये अपेक्षा की जाती है कि वे तटस्थ होकर के, बिना किसी पूर्वाग्रह से युक्त होकर के रचना को पढ़ते हुए उस पर अपना व्यक्तिगत मत ना दे, रचना को केंद्र में रखते हुए वह उसके विषय में मूल्यांकन करे। इसी तरह से बहुज्ञता का गुण, आलोचक को बहुज्ञ होना चाहिए। उसे इतिहास की समझ होनी चाहिए, उसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसको शास्त्रों के साथ साथ, इतिहास के साथ साथ एक संस्कृति की पहचान, परंपरा का ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि एक रचनाकार अपनी रचना में केवल अपने युग को ही प्रस्तुत नहीं करता, केवल अपनी रुचि को ही प्रस्तुत नहीं करता, वे एक इतिहास को, एक संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है, शास्त्र सम्मत होता है। तो आलोचक अगर बहुज्ञ होगा, उसमें इतिहास का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, परंपरा का ज्ञान होगा, तभी वे उस रचना के साथ न्याय कर पाएगा। तो आलोचक में बहुज्ञता होनी चाहिए। आलोचक को संकीर्ण छिद्रान्वेषी नहीं होना चाहिए, संकीर्णता नहीं हो उसमें, हर रचना के हर पहलू पर वे दोषारोपण करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके विषय में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने विचार विमर्श अपनी पुस्तक में कहा कि मित्रता के कारण किसी की पुस्तक की अनुचित प्रशंसा करना विज्ञापन देने के सिवाय और कुछ नहीं। ईर्ष्या, द्वेष अथवा शत्रु भाव के वशीभूत होकर किसी की कृति में अमूलक दोषोद्भावना करना उससे भी बुरा काम है। कि अगर वो रचना को की अनुचित प्रशंसा करता चला जा रहा है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो उसकी प्रशंसा कर रहा है मित्रता के कारण, तो ये भी रचना के साथ न्याय नहीं है, वो विज्ञापन है। और अगर वे रचनाकार के प्रति उसके मन में ईर्ष्या का भाव है, शत्रुता का भाव है और उसके वशीभूत होकर के वो रचना में
निरंतर दोष ही दोष निकाल रहा है, तो ये उससे भी बुरा काम है। और इसी बात को राजशेखर, जो संस्कृत काव्य शास्त्री हुए, उन्होंने आलोचक की मत्सरी वृत्ति कहा है। मत्सरी वृत्ति होता है ईर्ष्या द्वेष से युक्त होकर के रचनाकार के प्रति ईर्ष्या से भर करके वह उस रचना में छिद्रान्वेषी हो जाता है, उसमें दोष निकालते हैं। राजशेखर आलोचकों को 4 प्रकार के मानते हैं। एक वे मानते हैं कि जो रचना में अच्छाई अच्छाई देखता है उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा करते हैं। एक आलोचक वे है जो रचना में दोष ही दोष देखते हैं, उन्हें सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई देते हैं। और एक होता है जो ईर्ष्या द्वेष के कारण, शत्रुता के कारण रचना के साथ जानबूझ करके अन्याय करते हैं, उसको वो मत्सरी वृत्ति आलोचक कहते हैं। और श्रेष्ठ आलोचक वे है जो तटस्थ भाव से, निसंग रूप से रचना को उसके समग्रता में अध्ययन करते हुए उसका मूल्यांकन करे, वो श्रेष्ठ आलोचक कहलाता है। इसी तरह से आलोचक समाज के लिए उपयोगी आदर्शों के प्रति लेखक की सजगता का अध्ययन करते हुए स्वयं भी जीवन से अनुप्रेरित रहकर कृति की समीक्षा करे। आलोचक का दायित्व निर्णायक का नहीं होता, वह कृति में निहित मूल्यों के विश्लेषक का कार्य करता है। इसलिए आलोचक निर्णायक नहीं, विश्लेषक की उसकी भूमिका अधिक रहती है। तो रचना का भी मूल्यांकन करे, उसके गुण दोषों का विश्लेषण करे, रचना में जो मूल्य निहित हैं उसको वो जाने और पाठकों के समक्ष लेकर के आए। अब हम बात करते हैं आलोचना की उपादेयता को लेकर। आलोचना की आवश्यकता ही क्यों है? पाठक सीधा रचना को पढ़े, उसमें आलोचना की क्या जरूरत है? तो आलोचना की उपयोगिता पाठकों के लिए भी है और लेखक के लिए भी है, रचनाकार के लिए भी है। क्योंकि रचनाकार और पाठक इन दोनों के मध्य एक श्रृंखला का कार्य, एक कड़ी का कार्य आलोचना करती है। पहले हम बात करते हैं कि पाठक के लिए आलोचना की क्या उपयोगिता है। तो सहृदय को साहित्य के प्रामाणिक अनुशीलन की सुविधा। तो कौन सा सत साहित्य है, कौन सा असत साहित्य है, ये कैसे पता चलेगा? आलोचना से। तो जो पाठक सहृदय है उसको उसके प्रामाणिक अनुशीलन की सुविधा प्राप्त हो जाती है, तो वो सत साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है। आलोचना से पाठक की बोध वृत्ति तथा जन रुचि का परिष्कार होता है। पाठक में साहित्य विवेक जागृत होता है। पाठक जान पाता है कि इस साहित्य को सत साहित्य माने, कौन सा साहित्य पठनीय है, कौन सा रचना अपठनीय है। और पाठक की बोध वृत्ति को जागृत करते हैं, उसकी समझ को विकसित करते हैं। तो आलोचना के माध्यम से, अब मुद्रा ब्रह्म राक्षस जो रचना थी, या अंधेरे में जो कविता है मुक्ति बोध की, कविता पढ़ करके उतना पाठक समझ नहीं पाता है जितना आलोचना के माध्यम से वह उसको समझता है। जब वह उसकी आलोचना पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि लेखक कवि जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ऐसे अज्ञेय की असाध्य वीणा रचना, आलोचना के माध्यम से पाठक की बोध वृत्ति जागृत होती है, उसकी रुचि का परिष्कार होता है और तब वे उस रचना का और अधिक रसास्वादन कर पाता है। तो इस तरह से पाठक में साहित्य विवेक जागृत करना, ये भी आलोचना का एक मूल उद्देश्य होता है, उसकी उपयोगिता होती है। आलोचना पाठक को बौद्धिक सजगता प्रदान करके उसकी निर्णयात्मक शक्ति को प्रबुद्ध करती है। पाठक केवल संवेदना के स्तर पर ही, भावुकता के स्तर पर ही रचना से नहीं जुड़ता, वे उसको बौद्धिक विवेक आलोचना प्रदान करती है,
उसके अंदर बौद्धिक सजगता मिलती है, जिससे वो एक रचना के विषय में निर्णयात्मक शक्ति से प्रबुद्ध होता है। पाठक को आलोचना से रचना के रस ग्रहण में सुविधा रहती है। रचना के बाद जब वे आलोचना को पढ़ता है तो उसके अंदर एक सोच विकसित होती है और वे उसकी रस ग्रहण, उस रचना का जो रसास्वादन है, उसका लाभ पाठक को और अधिक प्राप्त होता है। तो ये तो पाठक की दृष्टि से आलोचना की उपादेयता की बात की। अब हम बात करते हैं कि आलोचना से साहित्यकार को क्या लाभ मिलता है, रचनाकार के लिए वो कैसे उपयोगी होती है। उत्तम आलोचना से आलोच्य कृति के लेखक को उत्साह और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जब कोई रचनाकार अपनी रचना करता है, उसने एक समय में, एक भाव स्थिति में, एक विशेष भाव स्थिति में रचना की। अब उस रचना को पढ़ने वाले पाठक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जब वे जानता है तो लेखक के मन में और अधिक रचना करने के प्रति उत्साह का भाव जागृत होता है। जब वे अपनी रचना की आलोचना को पढ़ता है, उसके गुण दोषों को देखता है, जब अपनी रचना के प्रभाव को आलोचना में देखता है तो उसके मन में उत्साह आता है। और जब पता चलता है कि आलोचक ने उसमें इन दोषों को बताया तो उसके लिए एक मार्गदर्शन का कार्य भी होता है। वे जान पाता है कि उसे अपनी रचना में आगे जो रचनाओं की वो रचना करेगा तो उसे किन सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। तो लेखक को रचनागत विचारों अथवा शिल्प को सुविकसित करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। रचनाकार को आलोचना से अपनी शिल्प विधा को, शैल्पिक जो उसकी प्रतिभा है, उसको विकसित करने की भी प्रेरणा प्राप्त होती है। वो किस तरह के बिंबों का प्रयोग करे, कैसे प्रतीकों का प्रयोग करे और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रेरणा भी आलोचना से लेखक को प्राप्त होती है। और जब किसी रचना की आलोचना की जाती है तो आलोचना के माध्यम से जब वे पाठकों के समक्ष पहुंचती है तो उससे रचना को भी प्रसिद्धि प्राप्त होती है और रचनाकार को भी यश की प्राप्ति होती है। रचनाकार को भी यश मिलता है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, रघुवंश की रचना की, कुमार संभव की रचना की और मल्लीनाथ ने उन पर टीकाएं लिखी। तो मल्लीनाथ ने कहा कि कालिदास को जीवित करने का, उनकी रचनाओं को जीवंत प्रदान करने का श्रेय उनकी टीकाओं को जाता है। इस तरह से पहले भाष्यों की रचना होती थी, वार्तिकें लिखी जाती थी, आज आलोचना की जाती है। रचना के गुण दोषों का विवेचन किया जाता है। तो इससे रचनाकार को यश की प्राप्ति होती है और रचना उसको प्रसिद्धि मिलती है और पाठक को उस रचना से रसास्वादन की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आलोचक जब आलोचना करता है किसी रचना की तो उससे साहित्यकार को भी लाभ होता है, वो साहित्यकार के लिए भी उपादेय होती है और उससे पाठकों को भी लाभ मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं आलोचना की पद्धति को लेकर के। आलोचना की भी एक निश्चित पद्धति होती है। आलोचक को एक निश्चित विचार क्रम और शिल्प बोध का आश्रय लेकर के आलोचना करने में प्रेरित होता है। आलोचना करने के लिए वो प्रतिबद्ध होता है। सबसे पहले उसके लिए आवश्यक होता है मूल भाव को ग्रहण करना, विषय बोध। रचना को पढ़े और उसके केंद्रीय भाव को, उसके मूल भाव को वो ग्रहण करे। फिर दूसरा पॉइंट होता है व्याख्या विश्लेषण। उस मूल भाव को ग्रहण करते हुए उसकी व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना। और तीसरा पक्ष आता है मूल्यांकन अथवा निर्णय। तो पहली आवश्यकता है, पहली अनिवार्यता है रचना के मूल भाव को ग्रहण करना, विषय बोध। ये आलोचक के लिए
एक अनिवार्य शर्त है। जब वे मूल भाव को ग्रहण कर लेता है तो फिर वे उसकी व्याख्या करता है, उसका विश्लेषण करता है। उसके लिए आवश्यक है कि वो कृति की संपूर्णता का विश्लेषण करे, उसको उसकी समग्रता में जाने, एक एक पहलू को, एक एक अंग विशेष को लेकर के विश्लेषण ना करे, अपितु रचना को उसकी संपूर्णता में विश्लेषण करे। अब ये संपूर्णता से क्या अभिप्राय है? संपूर्णता से अभिप्राय है उस रचना में निहित मूल्यवत्ता तथा सर्जनात्मक तत्वों की संगति के साथ उसके समुच्चयपन का विश्लेषण करें कि उस रचना में कौन से मूल्य आए हैं और उन मूल्यों का उस रचना की सृजनात्मकता के साथ कैसी संगति है, कैसा उनका आपस में संबंध है, उस समग्रता का विश्लेषण करें। और इसके लिए आई.ए. रिचर्ड्स ने संपूर्ण रचना को दो भागों में विभक्त किया। एक संप्रेषण का पक्ष, कम्युनिकेशन का, और दूसरा मूल्य का पक्ष, वैल्यूज का। रचना की जो वैल्यूज है, उस मूल रचना का जो भाव है, और उसका कम्युनिकेशन, उसका संप्रेषण कैसे है। तो इसलिए वो उनकी एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसमें वो कहते हैं द टू पिलर्स अपॉन विच अ थियरी ऑफ क्रिटिसिज्म मस्ट रेस्ट आर एन अकाउंट ऑफ वैल्यू एंड एन अकाउंट ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो वैल्यूज पर और कम्युनिकेशन, ये दो मूल पिलर हैं, दो मूल उसके आधार स्तंभ हैं, जिसके आधार पर आलोचक रचना का व्याख्या विश्लेषण करता है और उसको इसकी करनी चाहिए। और व्याख्या विश्लेषण के आधार क्या है? आलोचक किन आधारों पर व्याख्या करे? काव्य शास्त्र के आधार पर, सौंदर्य शास्त्र के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर, समाज शास्त्र के आधार पर। तो विभिन्न आधारों पर वे रचना की आलोचना, उसका व्याख्या विश्लेषण करता है। काव्य शास्त्र के आधार पर वो काव्य के शैल्पिक पक्ष का, उसके बाह्य आकार का व्याख्या करता है, उसका विश्लेषण करता है। और सौंदर्य शास्त्र के आधार पर वो काव्य में निहित जो सौंदर्य है, उसका जो भाव पक्ष है, अनुभूति जन्य सौंदर्य है, उसकी विश्लेषण करता है। और मनोविज्ञान के स्तर पर वे कवि की मनस्थिति, कवि के भाव बोध को जानता है, कवि के व्यक्तित्व को समझता है और फिर उसकी व्याख्या करता है। और समाज शास्त्र के स्तर पर रचनाकार की समकालीन परिस्थितियों को जानता है, क्योंकि कोई भी रचना अपने समाज का प्रतिबिंब होती है, तो उस समाज की, उस समय विशेष की कैसी परिस्थितियां हैं, उसका अध्ययन करना ये समाज शास्त्रीय दृष्टि है। तो आलोचक को व्याख्या विश्लेषण के लिए काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, इन सभी आधार पर इन सब का आश्रय लेते हुए व्याख्या विश्लेषण करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अब तीसरा है मूल्यांकन या निर्णय। रचना के प्रति आलोचक की प्रतिक्रिया। रचना को समग्रता में जानने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद आलोचक का उस रचना विशेष के विषय में क्या मत है, वे मूल्यांकन कहलाता है। इसके विषय में बाबू गुलाब राय ने काव्य के रूप, उन्होंने एक काव्य शास्त्रीय आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। उसमें वे कहते हैं कि जिस प्रकार शासन के आलोचक शासन को शिथिलता से बचाए रखते हैं, उसी प्रकार साहित्य के आलोचक साहित्य में शिथिलता और कुत्सितता नहीं आने देते और उसकी गति निर्धारित करने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से आलोचक जो है, जब वे किसी रचना का मूल्यांकन करके निर्णय देता है, तो उससे वे साहित्यकार को भी एक मार्गदर्शन करता है। साहित्यकार के ऊपर भी, उसकी कल्पना के ऊपर भी एक प्रतिबद्धता लगा देता है, एक उसको संकुचित करता है, उसमें
साहित्यकार को शिथिलता नहीं आने देता, साहित्यकार के विचारों को एक दिशा प्रदान करता है, उसे एक गति निर्धारित करने में सहायक होता है। तो इसलिए आलोचना का मूल्यांकन, आलोचक जो मूल्यांकन करता है, वो निर्णय करता है, वे साहित्यकार के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए आलोचक किसी रचना की आलोचना करता है। और मूल्यांकन के भी आधार होते हैं, व्यक्तिगत रुचि, नैतिक मूल्य, शास्त्रलब्ध ज्ञान, मानवता के शाश्वत मूल्य, ये मूल्यांकन के आधार हैं जिनको सामने रखते हुए आलोचक जो है वो मूल्यांकन करता है। अगर आलोचक की व्यक्तिगत रुचि जैसी होगी, वह रचना के साथ वैसा ही उसका मूल्यांकन करता है। अगर आलोचक जैसे वो उसकी दृष्टि नैतिक परक है, वो श्रृंगारिकता को पसंद नहीं करता, तो वो रीतिकालीन कविता को जब देखता है तो वह उसकी निंदा करता है। और अगर वे श्रृंगारिक वृत्ति का है और वह उस रचना को पढ़ता है तो वे उसकी बड़ी प्रशंसा करता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत रुचि आलोचक की मूल्यांकन का विशेष आधार बनती है। नैतिक मूल्य उस रचना से, और शास्त्र लब्ध ज्ञान, शास्त्रों का कितना ज्ञान आलोचक को प्राप्त है और उसका लाभ लेते हुए, उस बहुज्ञता का लाभ लेते हुए वे मूल्यांकन करता है। और प्रत्येक रचना में शाश्वत मूल्य होते हैं जिनके आधार पर कोई रचना कालजयी रचना बनती है। तो जिस रचना में मानवता के शाश्वत मूल्य जितने अधिक विद्यमान रहते हैं, वे रचना समाज के लिए उतनी अधिक उपयोगी लाभकारी होती है। तो इन विभिन्न आधारों के पर, इन विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए आलोचक किसी भी रचना का मूल्यांकन करता है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने अपने इस व्याख्यान में आलोचक से क्या अपेक्षाएं हैं और आलोचना की क्या उपादेयता है, इस पर चर्चा की। धन्यवाद।